हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज का टॉपिक है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध के बारे में संपूर्ण आज जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल आज सहसंयोजक के बंध के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनता है और कौन कौन से कंडीशन में सहसंयोजक बंध बनता है, किनके बीच सहसंयोजक बंध बनता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के वीडियो में हमने आयनिक बंध से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है तथा बॉर्न-हैबर साइकिल को समझाते हुए आयनिक बंध को स्पष्ट किया है तथा वहीं पे हमने आयनिक बंध को खत्म किया है। आप जाके पिछले लेक्चर का वीडियो अवश्य देखिएगा। चलिए आज के कॉन्सेप्ट में आते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। परमाणु समान इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हो सकते हैं तथा भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। तो दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच या दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से क्या बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा और इलेक्ट्रॉनों का साझा अष्टक पूरा करने के लिए होगा कहना चाहिए। तो चलिए सहसंयोजक बंध के परिभाषा देखते हैं। जब दो विद्युत ऋणी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी करते हैं तब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है या बनता है कहना चाहिए। नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन अष्टक नहीं बनाता कहता है बल्कि यहाँ डुप्लेट के रूप में स्थायित्व प्राप्त करता है। आपको बता दें, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो कि अष्टक पूर्ण नहीं कर सकता बल्कि वहाँ स्थायित्व प्राप्त करने के लिए डुप्लेट बनाता है कहना चाहिए। वहाँ दो इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कोश में रखेगा और डुप्लेट कंप्लीट करके स्थायित्व प्राप्त करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सहसंयोजक बंध को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन का ही लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु लिए हैं। दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना के H2 अणु का निर्माण कर रहे हैं कहना चाहिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तथा दूसरा हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और उनके बीच क्या बन रहा है? एक बंध का निर्माण हुआ है और इसी बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे देखिए, हमने दोनों साझित इलेक्ट्रॉनों को दोनों परमाणुओं के मध्य में हमने लिख दिया है। अर्थात यहाँ पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? साझा हो रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉनों का जहाँ भी साझा होगा वहाँ पे एकल बंध बनेगा या सिंगल बंध का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस तरह से H2 अणु का निर्माण हुआ कहना चाहिए और हाइड्रोजन अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं कहना चाहिए। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। तो अष्टक पूरा करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो वह दूसरे क्लोरीन परमाणु से अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तथा वह दूसरे क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से दोनों क्लोरीन परमाणु एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं और शेयर करने के लिए उनके बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है कहना चाहिए। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध का निर्माण हो रहा है और इसी बंध को हम क्या कह रहे हैं? सहसंयोजक बंध कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कुल दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा दोनों क्लोरीन परमाणुओं के मध्य, इसलिए यहाँ पे एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है कहना चाहिए। तो दोनों साझित इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे हमने दोनों परमाणुओं के मध्य में लिख दिया है। इस तरह से क्लोरीन का Cl2 अणु हमको प्राप्त होता है। क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस तरह से क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करता है कहना चाहिए और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य दो बंध बने हैं, दो सहसंयोजक बंध बने हैं। दो सहसंयोजक बंध इसलिए बने हैं क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है कहना चाहिए। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे को 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और एक अष्टक पूर्ण करेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु इसको
2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तथा ये वाला ऑक्सीजन परमाणु इसको 2 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और दोनों साझित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दोनों परमाणुओं के मध्य में लिख दिया है। और इस प्रकार से 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने के कारण उनके बीच 2 सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। तो ऑक्सीजन अणु जो है सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। दोनों परमाणुओं के मध्य 2 सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। इस तरह से हमको O2 अणु का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन जो है अपना स्थायित्व प्राप्त कर रहा है कहना चाहिए, या ये अष्टक जो है अपना पूर्ण कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे टाइप का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य N2 अणु का निर्माण होगा। किस प्रकार से होगा देखिए, नाइट्रोजन के 72 कोष में 5 इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो वो जो है अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा या ग्रहण करेगा कहना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रहण नहीं करेगा, वो जो है दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साझा कर रहा है तथा एक नाइट्रोजन परमाणु दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है तथा दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु है इस नाइट्रोजन परमाणु को 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। अर्थात यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे को 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं और साझा 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के कारण उनके बीच 3 बंध का निर्माण हो रहा है और यह बंध जो है सहसंयोजक बंध कहलाता है कहना। तो इस तरह से नाइट्रोजन परमाणु के दोनों नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में हमने साझित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया है। तो दोनों नाइट्रोजन परमाणु के मध्य कुल जो है 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। यदि 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है इस कंडीशन में 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। इस तरह से N2 अणु का निर्माण हुआ और नाइट्रोजन जो है अपना अष्टक पूर्ण करके स्थायित्व प्राप्त कर लिया कहना चाहिए। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध होता है कहना चाहिए। तो सहसंयोजक बंध जो है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं के मध्य समान मात्रा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा कहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सहसंयोजक बंध बनने के कंडीशन कि किस कंडीशन में जो है सहसंयोजक बंध बनेगा और कौन कौन से कंडीशन सहसंयोजक बंध बनने के लिए होने चाहिए कहना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन की आज हम बात करने वाले हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए कौन कौन से कंडीशन है जिससे कि सहसंयोजक बंध जो है बन सके। तो चलिए पहला कंडीशन देखिए, यहाँ पे पहला कंडीशन कहता है कि साझित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के विपरीत चक्रण का होना चाहिए तथा दोनों साझित इलेक्ट्रॉन संबंधित परमाणुओं के मध्य स्थित होना चाहिए। चलिए इस लाइन का मतलब समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है और दोनों सहसंयोजक बंध का निर्माण करके H2 अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 2 साझित इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दोनों परमाणु का इलेक्ट्रॉन साझित हो रहे हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो है दोनों साझित इलेक्ट्रॉनों को हम दोनों परमाणुओं के मध्य में लिखेंगे या मध्य में दर्शाएंगे कहना चाहिए। तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्म हमें प्राप्त हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है दोनों परमाणुओं के मध्य में होना चाहिए कहता है। तथा दूसरे प्रकार का लाइन क्या कहता है, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के विपरीत चक्रण का होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझित हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के विपरीत चक्रण का होना चाहिए कहता है। एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाने वाले होना चाहिए कहता है। हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं तथा कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु। तो परमाणु का यहाँ पे कहीं पे नाभिक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए इस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है इधर चक्कर लगा रहा है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, तथा दूसरा परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। तभी इनके बीच क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध जो है बनेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा कहता है। यदि यही परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है दोनों
एक ही दिशा में क्या करते होंगे, चक्कर लगाएंगे, तो उनके बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं होगा। अर्थात दोनों परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाने वाले होंगे कहना चाहिए। यह इलेक्ट्रॉन जो है इधर चक्कर लगा रहा है तो दूसरा परमाणु का इलेक्ट्रॉन उधर चक्कर लगा रहा है, एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगा रहे हैं, तो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के मध्य ही क्या होगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा कहना चाहिए। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से, तभी उनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा और सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। दूसरा लाइन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन देखिए, सहसंयोजक बंध जो है अधातु और अधातु के मध्य बनता है। अर्थात नॉन मेटल और नॉन मेटल के मध्य क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। उसी प्रकार से अगला लाइन कहता है पी ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य बनता है। तो सहसंयोजक बंध जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल के मध्य तो बनता है, लेकिन सहसंयोजक बंध बनने के लिए तत्वों को क्या होना चाहिए, पी ब्लॉक का ही होना चाहिए कहता है। पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य क्या होगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तीसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन बहुत खास है कहना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण के लिए बंधित परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर जो है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट 1.8 से कम होनी चाहिए कहता है। अर्थात सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए 1.8 से क्या होना चाहिए, कम। तो 1.8 से कम होगा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, तभी क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कहता है। तथा यदि इसी कंडीशन में देखिए, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.8 से मान लो जाए ज़्यादा होता है, तो आयनिक बंध का निर्माण होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर साजित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.8 से कम है, तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.8 से ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आयनिक बंध का निर्माण होगा कहना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.2 तथा दूसरी हाइड्रोजन परमाणु का भी होगा 2.2। दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, दोनों को घटा देंगे तो हमको अंतर मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। तो 0 भी 1.8 से क्या होता है, कम होता है। अर्थात यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है कहना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है HCl। HCl में हाइड्रोजन परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.16। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर हो जाएगा 3.16 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 0.96। हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। यहाँ पे 2.2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा 3.16 जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा 3.16 माइनस 2.2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.96। तो यहाँ पे देखिए ये जो है किससे कम है, 1.8 या 1.8 से क्या होता है, कम है कहना चाहिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर या विद्युत ऋणता का अंतर जो है दोनों परमाणुओं के मध्य 1.8 से कम होना चाहिए। तो 0.96 जो है 1.8 से या 1.8 से क्या है, कम है। तभी यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो है सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। यदि यही अंतर जो है 1.8 से ज़्यादा आता तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच आयनिक बंध रहता।
तो इस प्रकार से कंडीशन होता है सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध के प्रकार अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ और सीखते रहिए छोटे छोटे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के। धन्यवाद।